हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आज यानी कि 24 जुलाई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आज के प्रश्न हमारे पास भेजे हैं शिल्पी सचान और कार्तिकी मिश्रा कानपुर से। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, यूसी ब्राउजर कहां से संबंधित है, यानी कि यूसी ब्राउजर कहां का है, आप ये बताएं। इंडिया, चाइना, अमेरिका या फिर नन ऑफ दीज। जैसा आपको पता है अब लगभग बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा बच्चों के एग्जाम अब नहीं बचे हैं। तो आज हमने यहाँ पर 15 प्रश्नों को शामिल किया है। एक छोटी सी क्लास होने वाली है आप सभी के लिए, बट सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और आगे आने वाले समय में ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका राइट आंसर होगा चाइना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ध्यान रखना है सभी को, यूसी ब्राउजर कहाँ का है, चाइना का है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बताना है HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो आप सभी को HTML की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होगा राइट आंसर। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहां पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट है हमारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, ECS का पूरा नाम आपको बताना और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। ECS का पूरा नाम बताना है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इक्वल 846 अपन मिन यानी कि मिनिमम 4,0,8 का मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में तो इसका जवाब क्या होगा, आप सभी को जल्दी से आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चलो हम आपको दिखा भी देते हैं, विद प्रैक्टिकल समझा देते हैं कि ये लिब्रियोफिस में कैसे काम करेगा और इसका आंसर आपको कैसे निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे के भी आप क्वेश्चन आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे फार्मूले को यहाँ से कॉपी करके और कैल्क में लेकर आते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने किसी सेल में डबल क्लिक किया, इसके बाद में इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने पर आप देखेंगे इक्वल 846, ठीक है, स्लैश मिनिमम 4,0,8 हमारे सामने है। अब यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमारा, तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर एरर दिखाया गया है, डिव एरर आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन एक और बनता है कि अगर आप किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा। तो याद रखना है हमेशा जब आप किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो आपके एक्सेल या फिर कैल्क में आंसर क्या मिलेगा, ये डिव वाला एरर आपको दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसको पहले सॉल्व करना है। तो अगर इक्वल मिन 4,0,8 अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4, 0 और 8 में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0 ही है। अब 0 से अगर आप डिवाइड करते हैं 846 को, तो हमने आपको बताया अगर आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेल या कैल्क में आपको आंसर आने वाला है #div। ठीक है, तो याद रहे, या फिर कोई ब्लैंक सेल है अगर आप उससे डिवाइड करते हैं तो अभी आंसर 0 ही मिलेगा, सॉरी डिव भी मिलेगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर लिखते हैं 34 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 34 हमने यहाँ पे लिखा। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल, इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, 34 को सेलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाया, यानी कि हमने स्लैश लगाया और हम किसी ब्लैंक सेल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लिया है C5, जबकि C5 में मैंने कुछ लिखा नहीं है, आंसर हमारा क्या होगा, फिर भी वही एरर आया। तो हमेशा यह ध्यान रखना है जब भी आप, क्योंकि ये सवाल आ चुका है आपके एग्जाम में और वहां पर ये पूछते हैं कि अगर आप किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो एक्सेल या कैल्क में क्या आंसर आएगा, तो #div मिलेगा। दूसरा आप ये सीख लो कि चाहे 0 से भाग करो या फिर कोई ब्लैंक सेल है अगर आप उससे डिवाइड कर देते हैं तो भी आंसर हमारा #div का एरर ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इन्होंने पहले मिन निकलवाया आपसे, और जब आपने मिन निकाला यानी कि मिनिमम वैल्यू निकाली तो आया 0, और फिर 0 से जब 846 को डिवाइड किया तो आपको पता है जब 0 से आप किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो हैश डिप का ही आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। बाकी लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट है, वहां पर इस सभी फार्मूले हमने समझाए हैं, आप देख सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपको लगता है कि ये फार्मूला हमें नहीं समझाया गया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम उस पर आपको अलग से क्लास देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? वी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको पता ही होगा एसएमटीपी का मतलब क्या होता है, जो पुराने बच्चे हैं उन सभी को आता होगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेल को भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, IPv6 कितने बाइट का होता है? पिछले एग्जाम में भी बाइट पूछा गया था, जबकि हमने इससे पहले ही आपको पढ़ा दिया था कि अगर आपसे बाइट में पूछे तो क्या होगा, बिट में पूछे तो क्या होगा, और IPv4 और IPv6 दोनों को बता दिया था। तो यहां पर बताना है IPv6 कितने बाइट का होता है, बताओ। यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है, जल्दी से जवाब करना है। तो यहाँ पर 16 बाइट का होता है। IPv6 पता 16 बाइट का होता है, और अगर आपसे बिट पूछें तो 128 बिट का होता है। 128 बिट का होता है IPv6 एड्रेस, और बिट को अगर आप बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 8 से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन 8 से अगर आप 128 को भाग कर देंगे तो निकल के आ जाएगा कि कितने बिट का होता है, ठीक है। यानी कि आपको पता है एक बिट यानी कि एक बाइट की अगर हम बात करते हैं तो एक बाइट के अंदर क्या होता है, 8 बिट होते हैं। 8 बिट में एक बाइट बनता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखते हैं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है? आपका जो एटीएम पिन होता है मींस एटीएम कार्ड, जैसे हम डेबिट कार्ड या फिर आप डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं, तो डेबिट कार्ड में जो आपका पिन होता है वो कितने डिजिट का होता है, बताओ। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला 4 डिजिट का होता है। आपका जो एटीएम का पिन आप बोल सकते हैं या डेबिट कार्ड का जो पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है। बट अगर आपसे ये पूछें कि डेबिट कार्ड पर जो नंबर होता है यानी कि डेबिट कार्ड संख्या कितने डिजिट का होता है, तो 16 अंकों का होता है डेबिट कार्ड नंबर आपका। अगर आपसे ये पूछें कि डेबिट कार्ड के पीछे जो CVV नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो CVV नंबर 3 डिजिट का होता है। और CVV का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछते हैं तो इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि जो डेबिट कार्ड होता है उस पर एक्सपायरी डेट जो दी होती है वो किस फॉर्मेट में होती है? एक्सपायरी डेट किस फॉर्मेट में होती है? तो MM और बाई होता है। MM बाई करके होता है कि मंथ और उसमें ईयर ही आपका दिया होता है, उसमें डेट नहीं होती है। कई बार डेट डाल करके आपके सामने ऑप्शन बनाते हैं, बट MM और बाई ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, MMID में कितने डिजिट होते हैं? MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने डिजिट होते हैं? हाउ मेनी डिजिट इन MMID? और आप सभी बच्चे जो भी क्लास में आ चुके हैं एक बार शेयर कर दो सेशन को, ताकि और भी बच्चे और भी साथी जिनको इस क्लास की आवश्यकता है, जरूरत है, जो SSS एग्जाम देना चाहते हैं, उन तक भी ये क्लास पहुंच पाए। तो आप सभी शेयर करो, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक करो, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें जब भी कोई नई क्लास हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 डिजिट का होता है आपका MMID नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टेलीग्राम के CEO कौन है? टेलीग्राम के CEO आपको बताने हैं, बताओ क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन यहां पर हो जाएगा पहला पावेल डुरोब, ये है आपके टेलीग्राम के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड यही फाउंडर भी है। तो फाउंडर एंड CEO दोनों क्या हैं? पावेल डुरोब ही हैं, ये ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंट्रोल V से क्या होता है? व्हाट इज यूज ऑफ कंट्रोल V? कंट्रोल V का इस्तेमाल क्या होता है? आप इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कट करते हैं, या फिर कुछ भी नहीं? तो कौन सा करेक्ट जवाब है यहाँ पे? कंट्रोल V आपको बताना है, और ये स्पेशली पेस्ट के लिए होती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, अगर आपने उसको कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद में हम उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल V से हम पेस्ट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कंप्यूटर के किसी विंडो से बाहर आने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की कोई विंडो ओपन है और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या यहाँ पर शॉर्टकट की होगा। इसमें से हमेशा आपको ये देखना है कि हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, उन्हीं ऑप्शन से हमें शॉर्टकट की निकाल के लानी है, मतलब आंसर हमें निकाल के लाना है। तो यहाँ पर हमारे सामने अल्ट F5 दिया है, अल्ट F4 दिया है, अल्ट कंट्रोल F5 दिया है, या फिर नन ऑफ दीज का ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्ट F4 आपको पता है, अल्टर के साथ में अगर F4 आप दबा देते हैं तो भी आप अपनी जो विंडो ओपन होती है उससे बाहर आ जाते हैं। बाकी अगर आपकी कोई विंडो ओपन है उसको बंद करने के लिए कंट्रोल W का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपको पता है, अगर आपने MS वर्ड ओपन कर रखा है, अगर आपने लिब्रे ऑफिस ओपन कर रखा है, तो उसकी विंडो को बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल W इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप किसी विंडो से बाहर आना चाहते हैं और अल्टर F4 दबाते हैं तो भी आप विंडो से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है V2C का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2C हम आपको पढ़ा ही चुके हैं पहले से, तो इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन बी है बिजनेस टू कस्टमर। देखो, जिन बच्चों ने सभी क्लास अच्छे से किए हैं उनका पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों, क्योंकि उन बच्चों ने पहले से क्लास की है। अब अगर मान लिया आप ऑलरेडी क्लास करते हैं और जितने भी मैंने पहले क्लास दिए हैं, जो हमने प्लेलिस्ट आपको बताई, अगर आप उनको रिवीजन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका पेपर अच्छा होने वाला है। फिर पेपर आ कहाँ से सकता है, इतना हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं, बट इतना तो आपके पास माइंड है ही कि आप इस चीज़ को अगर समझे हैं, अच्छे से क्लासेस आपने किए हैं, तो आप उसका जवाब दे पाओगे। अगर आपने समझ करके किया है, अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप उसका आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन अगर घुमा करके भी पूछते हैं तो भी आप समझ पाओगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा सा अपने आप भी आपको समझना पड़ेगा आंसर देने के लिए। ठीक है, इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी। सेव एज के लिए क्या शॉर्टकट की होती है इम्प्रेस प्रोग्राम में, बताओ। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और यस होती है। सभी शॉर्टकट की भी हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एस होती है अगर आप इम्प्रेस में सेव एज करते हैं। अब इम्प्रेस की बात करें या फिर राइटर की बात करें या फिर कैल्क की बात करें, आप कह सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस में जो सेव एज है उसके शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। अगला क्वेश्चन है किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है। किसी बीमा में जो किस्त जमा होती है उस किस्त को हम किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट जवाब है। तो आपको पता है प्रीमियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा बी है यहाँ पर प्रीमियम। ठीक है, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई, आपको बताना है IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई। तो करेक्ट जवाब करिएगा। राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई, आप सभी को बताना है इसमें कौन सा करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी, 22 नवंबर 2010 को IMPS सेवा की शुरुआत हुई है। ठीक है, और आज बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सभी क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे और क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को भी बटन को दबा लेना ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसके नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया जिन बच्चों का अगस्त में एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए नया बैचेज मंडे यानी कि 26 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी को रेडी रहना है। 26 जुलाई से आपके बैच स्टार्ट होंगे और बैच का जो टाइम होगा वो अभी यही टाइम होगा 8:30 PM पर। तो 8:30 PM पर आपके लिए क्लास होगी। ठीक है, और आप सभी को ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहना है। अगर आप मेहनत करते हैं, जो भी समय आपके पास बचा हुआ है इन दिनों में अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास कर पाएंगे। बाकी जो भी प्लेलिस्ट हमने आपको बताई है, जैसे लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, जब आप जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, तो लिब्रे ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। CCC क्रैश कोर्स नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सारे क्लास हमने चैप्टर वाइज कराए हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। बाकी जो अभी हमने प्रीवियस क्लास कराए हैं यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कराए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और जितने फाउंडर्स नेम दिए हैं, फुल फॉर्म दिए हैं, ये सारी आपको अच्छे से कवर करना है। बाकी अगर आप ना ढूंढ पाए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अपने टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी। तो ये सारे क्लास के लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, और हम समय समय पर वहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो आपको भेजते रहते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप सभी को रेगुलर अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप हमारी वेबसाइट www.ccc.com पर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो प्रैक्टिस आपको
पर डे नियमित तरीके से आपको करते रहना है, ठीक है, ताकि आप सभी अपने एग्जाम को एक बेटर ग्रेड में पास कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे आपको अगली क्लास।